Welcome to Krishna classes to all my friends. In electronics engineering, in EIM means electronics instrumentary measurements. Today we have to topic is oscillator and a tuned collector oscillator. Basically, tuned collector oscillator is also part of oscillator. So first of all, we have to read about oscillator. After it, we have to read about tuned collector oscillator. So oscillator क्यों क्या होता है और oscillator की जरूरत क्यों पड़ी, इन सब के बारे में आपको बताते हैं. बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके लिए हमें कुछ आवश्यक या कह सके वांछित आवृत्तियों की जरूरत पड़ती है. अब जो वांछित आवृत्तियां होती हैं वो हमें कैसे प्राप्त होती है, उनको प्राप्त करने के लिए दोलित्र की जरूरत पड़ती है. मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके लिए कुछ ऐसे एसी सोर्स की जरूरत होती है जो वांछित आवृत्तियों को उत्पन्न कर सके, और वांछित आवृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए दोलित्र का ज्ञान होना आवश्यक है. तो दोलित्र एक ऐसा परिपथ होता है जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो वांछित आवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं. ठीक है. अब एसी आउटपुट प्रदान करने के लिए वांछित आवृत्तियों को यह डीसी सोर्स से प्राप्त करता है. अब यहाँ पर जो बार्कहाउसेन थे उन्होंने दो कंडीशन दी है. उन्होंने ये बताया कि जब दोलित्र होता है ये तब होगा जब ये तो पॉजिटिव फीडबैक हो रहा हो, या तो जो अल्फा ए और बीटा है इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर हो. ये जब दो कंडीशन फॉलो होंगी, जब ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तभी दोलित्र होगा. तो आइए जानते हैं कि एलसी ऑसिलेटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर को. बेसिकली जो एलसी ऑसिलेटर होता है, जो एलसी दोलित्र होता है, ये 3 भाग होते हैं इसके. फर्स्ट होता है ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, सेकंड होता है हार्टले ऑसिलेटर, थर्ड होता है कॉलपिट ऑसिलेटर. तो आइए जानते हैं कि ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर क्या होता है. जो ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर होता है वो इसलिए इसको ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर सर्किट में इसका एक ट्यून्ड सर्किट लगा होता है, इसलिए इसको हम ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर बोलते हैं. अब ये सर्किट बहुत सिंपल है. इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या होता है. तो जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होता है वो कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. देखिए आप क्या करेंगे, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे. ये आपको हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है. अब इसमें जो ये कलेक्टर साइड में आप एक लगा देते हैं रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये लगा देंगे. ठीक है. अब जो एक रेजिस्टेंस इधर लगा देते हैं, जो ये बन जाता है, ये आपका इमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका RC हो गया, इसे कलेक्टर साइड कहते हैं, ये आपका RE होता है. तो ये होता है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. अब इसके द्वारा इसको हम कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है. आइए आपको हम बनाकर दिखाते हैं. तो देखिए सबसे पहली बात तो हमको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेना होगा. ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है. अब इसमें जो एक कलेक्टर साइड होता है, कलेक्टर साइड में हम एक ट्यून्ड सर्किट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ट्यून्ड सर्किट लगाएंगे. ये हो गया ट्यून्ड सर्किट हो गया. अब जब ये ट्यून्ड सर्किट लग जाता है तो इसका जो ये बेस साइड होता है, बेस साइड से हम एक ट्यून्ड सर्किट और लगाएंगे. तो अब इधर ये आपका एक ट्यून्ड सर्किट ऐसा और बनता है. ठीक है. ठीक. अब ये साइड इसको हम डबल लाइन खींच देते हैं, ये बन गया. आफ्टर इट क्या करेंगे कि ये आपका इधर निकलेगा. ठीक है.
अब क्या करेंगे, इधर एक हम लगा देंगे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के जो ये दो R1 R2 रेजिस्टेंस होते हैं इनको ऐसे लगाते हैं। अब इधर लगाएंगे हम कैपेसिटर, ये कैपेसिटर निकलेगा, ठीक है। अब ये जो आपका इमीटर साइड है, इस इमीटर साइड में लगा देंगे आपका एक रजिस्टर लगा देंगे, और इधर एक लगा देंगे, इसके हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बाईपास कैपेसिटर। अब ये हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं एक स्विच, क्या लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं, स्विच लगा देंगे, और इधर से लगा देते हैं एक बैटरी लगा देंगे, ये बैटरी इधर जाएगी और ये फंसता है, ठीक है। अब इसका हम नाम रखेंगे, ये आपका इनपियन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये आपका L1 कॉइल है, ये आपका L2 कॉइल है, ये आपका C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, और ये आपका RE, R1 R2 RE इज कॉल्ड ए बाईपास रेजिस्टेंस, और ये आपका CE हो जाएगा बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे, और ये आपका VCC, या ये आपका जो ये स्विच है, ये क्या है, ये स्विच है, इसे हम स्विच कहेंगे, और जो ये है इसको हम लगा देंगे सीधे ग्राउंड से। तो बेसिकली जो ये सर्किट बनता है इसे हम कहते हैं ट्यून्ड कलेक्टर ऑक्सीलेटर। ट्यून्ड कलेक्टर ऑक्सीलेटर इसलिए कहते हैं कि इसके जो कलेक्टर साइड में एक ट्यून्ड सर्किट लगा होता है, इसलिए इसको हम ट्यून्ड कलेक्टर ऑक्सीलेटर कहते हैं। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया। तो अब इसकी हम समझते हैं इसका जो फंक्शन क्या है, फंक्शन समझते हैं। अब एक चीज़ देखिए, जो ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी कॉइल है, L1 कॉइल और C1 कैपेसिटर, ये जो दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा ट्यून्ड सर्किट बनाते हैं, और जो सर्किट है, ये सर्किट दोलित से प्राप्त होने वाली आवृत्तियों का निर्धारण यही सर्किट करता है। तो इस जो सर्किट जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 1/2 अंडर रूट L1 C1 के बराबर इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो किसकी होगी, L1 C1 ट्यून सर्किट की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर जो हमने बारकहासन सर्किट पढ़ा था ऑक्सीलेटर के लिए, वहाँ हमने इसके दो कंडीशन पढ़ी थी। पहले एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो इसका जो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, दूसरा पढ़ा था कि ए और जो बीटा होता है, इनको सम होना, जो इसका प्रोडक्ट होना चाहिए 1 की बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हम पहले देखते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर इसका ए और बीटा जो सम प्रोडक्ट है अगर 1 के बराबर है तो ये दोलित होगा, ये ऑलरेडी काम करने लगेगा, मतलब डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने लगेगा और ऐसी सोर्स के द्वारा देने लगेगा। तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव फीडबैक इनपुट सिग्नल फीडबैक सिग्नल विल बी इन सेम फेज। वही है कि आपने पढ़ा था जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, मतलब धनात्मक फीडबैक के लिए इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल की जो फेज से भी होना चाहिए, समान कला में होना चाहिए। अब यहाँ हमने तो जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर मोड में संयोजित किया गया है, और कॉमन इमीटर मोड में जो 180 अंश फेज शिफ्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि जो L1 कॉइल है और जो L2 कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर के जो दोनों कॉइल हैं, इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री L2 कॉइल के बीच फेज डिफरेंस हो गया, और जो 180 डिग्री हो गया वो कॉमन इमीटर के द्वारा, कॉमन इमीटर जो ट्रांजिस्टर संयोजित किया गया, इसमें आपका फेज शिफ्ट हो गया। तो 180 + 180 360 हो गया। 360 मतलब आपका जो कहने मतलब ये कि जो इनपुट सिग्नल है और जो फीडबैक सिग्नल है वो दोनों आपके समान कला में है, सेम फेज में है। तो पहली कंडीशन तो इसकी इस प्रकार से पूरी हो जाती है। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ए और बीटा इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर वो 1 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोलित्र है और दोलित्र का तरह काम करने लगेगा। तो जो पॉजिटिव फीडबैक जनरेट हो रहा है वो L2 के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब बात यह है कि जो DC बायस होगा
वो L2 के द्वारा हमें बेस में प्रदान किया जाएगा। और इसलिए अब यहाँ पर जो R2 के लिए C2 और RE के लिए C जो कैपेसिटर लगाए गए, जो बाईपास कैपेसिटर लगाए गए हैं, ये AC के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और ये DC को ब्लॉक करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान कम होगा और अल्टीमेटली जो ये करंट ड्रॉप नहीं होगा, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका हम वर्किंग देखेंगे। वर्किंग क्या है, जो स्विच है, अगर जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो जो L1 और C1 ट्यून सर्किट है, इसमें आपकी करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो मतलब होती है जो कलेक्टर करंट है, इसके द्वारा जो ये C1 कैपेसिटर ये चार्ज होने लगता है, चार्ज होगा और ये पूरा चार्ज हो जाएगा। इसके बाद ये L1 के कारण ये आपका डिस्चार्ज होने लगता है, फिर ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा और इस प्रक्रिया के चलते चलते इसमें दोलित्र उत्पन्न होता है। जब इसमें दोलन उत्पन्न होता है और इसीलिए ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अब यह L1 और L2 में म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के कारण L2 में भी वोल्टेज जनरेट होता है और वो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो इस पर डिपेंड करता है कि L2 की वैल्यू क्या है या L1 और L2 में कपलिंग क्या है। तो L2 में फेरों की संख्या क्या है, L1 और L2 में कपलिंग क्या हो रही है, ये निर्धारण करता है कि L2 में वोल्टेज क्या होगा। अब जो L2 में वोल्टेज होगा वो बेसिकली जो बेस और इमीटर के मध्य इस वोल्टेज को लगाया जाता है। तो इस वोल्टेज जब यहाँ लगाया जाता है तो यह वोल्टेज वर्धित रूप में कलेक्टर टर्मिनल में पाया जाता है। इसके बाद क्या होगा, जब कलेक्टर टर्मिनल में पाया जाएगा तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था उसकी सप्लाई कर दी गई। तो जो वोल्टेज जो टैंक सर्किट में क्षति हुई थी उस वोल्टेज की पूर्ति हो जाती है और इसलिए हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और इसी दोलित्र के कारण इसमें जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होती जनरेट होती है और इसका उपयोग हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का उपयोग AC सोर्स के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। ये इसको